हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊंगी कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस का क्या इतिहास था। वीडियो 25 में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लुई सोलवे के बारे में, रानी अंतवानेट के बारे में, तुर्गों के सुधार कार्य, नेकर का कार्यकाल और कैलोन के कार्यों के बारे में मैं आपको बतला चुकी हूँ। आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि एस्टेट जनरल की मांग की गई और एस्टेट जनरल की स्थापना की गई या उनके अधिवेशन किए गए, तो ये किस प्रकार हुआ, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैलोन के उपरांत लोमनी द बीने को अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया, फ्रांस का अर्थ मंत्री। उसके प्रयत्नों के उपरांत भी फ्रांस की आर्थिक दशा में थोड़ा बहुत सुधार भी नहीं हो पाया। अतः विवश होकर उसने राजा को नए कर लगाने का सुझाव दिया। राजा ने नई कर लगाने की स्वीकृति दे दी, लेकिन पेरिस की पार्लियामेंट ने इन करों का घोर विरोध किया। इन्हें अपने रजिस्टर में दर्ज करने से उसने इनकार कर दिया। जब तक नए कर अथवा नियम पार्लियामेंट के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाते, तब तक उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसा वहाँ का रूल था। पेरिस की पार्लियामेंट का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो कि उन्हें अदा करते हैं। इसके लिए एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। राजा ने पार्लियामेंट को आतंकित करने की दृष्टि से एक बार उसे भंग कर दिया और उसके सदस्यों को बंदी बनाने की सोचने लगा, परंतु जनता ने पार्लियामेंट का जोरदार समर्थन किया और सेना ने उसके सदस्यों को बंदी बनाने से इनकार कर दिया। तो इसका क्या परिणाम रहा? विवश होकर फ्रांस के राजा को पुनः पेरिस की पार्लियामेंट को बुलाना पड़ा, परंतु इस बार भी पार्लियामेंट ने नए करों को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया था। फ्रांस की विभिन्न पार्लियामेंटों ने पेरिस की पार्लियामेंट का समर्थन करते हुए एस्टेट जनरल के अधिवेशन की मांग की और समूचे फ्रांस में इस मांग का समर्थन किया गया। फिर भी लुई सोलवे ने कुछ दिनों तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने नेकर को पुनः अर्थ मंत्री नियुक्त किया, परंतु हम देखते हैं कि अब स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और नेकर भी इस समस्या का हल करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। अंत में राजा को जनता की मांग के सामने झुकना पड़ा। राजा का झुकना इस बात का संकेत था कि अब निरंकुश शासन भविष्य में समाप्त होने वाला है, अर्थात अब प्रजा की जीत हो रही है, पार्लियामेंट की जीत हो रही है। अब एस्टेट जनरल, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। एस्टेट जनरल या एतात जनरल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी, जिसका प्रथम अधिवेशन सम्राट फिलिप द फेयर ने सन 1320 में बुलाया था, परंतु 1614 ईस्वी के बाद से लेकर क्रांति तक अर्थात 1789 तक इसका एक भी अधिवेशन क्रांति के पूर्व तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इस संस्था का मुख्य काम फ्रांस में क्या था? शासन को परामर्श देना, ना कि कानून निर्मित करना। मुख्य काम क्या था कि शासन को परामर्श देती थी, कानून निर्माण नहीं करती थी। इसमें पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण के प्रतिनिधि लगभग बराबर संख्या में बैठते थे, परंतु विचित्र बात यह थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ न बैठकर वर्गों अर्थात एस्टेट्स या श्रेणियों के हिसाब से पृथक पृथक बैठते थे और व्यक्तिगत रूप से मत न देकर श्रेणियों के अनुसार मत प्रदान करते थे, अर्थात एक श्रेणी का एक ही मत माना जाता था।
हम जानते हैं कुल 3 श्रेणियां थीं और कुल मत भी कितने थे? 3 थे। जिस किसी योजना अथवा प्रस्ताव को 2 श्रेणियों की स्वीकृति मिल जाती थी, वह एस्टेट जनरल द्वारा स्वीकृत समझा जाता था। बहुधा ऐसा होता था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी अपने 2 मतों से तृतीय श्रेणी अर्थात साधारण श्रेणी को परास्त कर देती थी। लुई 16वें के समय क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? लुई 16वें ने परिस्थितियों को देखते हुए एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना या उसको बुलाना स्वीकार कर लिया, परंतु उस समय फ्रांस में कोई जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस संस्था के संगठन, निर्वाचन तथा मताधिकार आदि के बारे में जानकारी रही हो। अतः इस कार्य के लिए लुई 16वें के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुराने सरकारी कागजातों का गहन अध्ययन किया और संस्था के प्रतिनिधियों के निर्वाचन आदि के बारे में एक रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। इस समय संपूर्ण फ्रांस में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी। एक तो यह कि क्या पहले की भांति 3 श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी। दूसरा यह कि क्या पहले की भांति पृथक पृथक बैठकें होंगी। और तीसरी, प्रत्येक श्रेणी का एक ही मत माना जाएगा अथवा तीनों श्रेणियों की सम्मिलित सभा होगी और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की व्यवस्था होगी। अर्थमंत्री यह चाहता था, नेकर। अर्थमंत्री कौन था? नेकर। वो ये चाहता था कि किसी प्रकार पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कर देना स्वीकार कर लें। उन्हें आतंकित करने और सर्वसाधारण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उनकी बात को मानकर तीसरी श्रेणी के प्रतिनिधियों की संख्या को दुगना कर दिया। किसने किया? सम्राट ने। और इसकी प्रस्तावना किसने दी? नेकर ने। परंतु एक साथ बैठने की बात भविष्य के लिए टाल दी गई और यह बात घातक सिद्ध हुई। इसी समय लुई 16वें ने मतदाताओं को यह भी कह दिया कि वे अपनी शिकायतों को अथवा जो सुधार चाहते हैं उसका एक लेखा तैयार कर अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसको दे दें। इस प्रकार से तैयार किए गए स्मृति पत्र को फ्रांसीसी भाषा में कोयिएर अथवा केहिएर कहा जाता है। अंत में 5 मई 1789 के दिन वर्साय में एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना तय हुआ। अप्रैल मास में एस्टेट जनरल के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीनों श्रेणियों ने पृथक पृथक रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। तीसरी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आयु 25 वर्ष थी और जो प्रत्यक्ष रूप से कोई कर देता था, उसको मत देने का अधिकार दिया गया। अर्थात यह एक बड़ी युगांतकारी घटना थी कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना संभव हुआ और अब साधारण लोगों को भी महत्ता दी जाने लगी। अब फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों के बारे में आपको बतलाएंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति किसी एक कारण से नहीं हुई। ना तो यह अत्याचार के विरुद्ध हुई, ना ही असमानता के विरुद्ध। इसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कई कारण थे। अब राजनीतिक कारण क्या क्या थे? फ्रांस में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की एक अजीब परंपरा कायम हो गई थी। लुई 14वें कहता था, मैं ही राज्य हूँ। प्रशासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति अर्थात राजा में केंद्रित थी। सिद्धांत तथा व्यवहार में उसके अधिकार असीमित थे, पर उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 16वां तो कहता था, यह चीज कानूनी है, कारण मैं ऐसा चाहता हूँ। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन के लिए एक योग्य तथा शक्तिशाली शासक की हमेशा आवश्यकता रहती है। परंतु संयोग की बात है,
लुई 14वें के दोनों उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां निरंकुश शासक के लिए या शासन के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुए थे। लुई 16वां, जिसके समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, ना तो प्रभावशाली था ना ही योग्य प्रशासक था। उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय बुद्धि का सर्वथा अभाव था। वह अपने आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। वह फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के शानदार राजमहल में निवास करता था। उसका राजमहल यूरोप के अन्य शासकों के महलों की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। वहाँ सैकड़ों मेहमान रहते थे, हजारों की संख्या में नौकर थे। महल में आमोद प्रमोद और रंगरेलियों की भरमार थी। राजमहल पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया व्यय होता था और इस निरर्थक खर्च के कारण लोग राज दरबार को राष्ट्र के सत्यानाश की जड़ कहते थे। फ्रांस के सम्राट को अपनी जनता की कठिनाइयों का पूरा पता भी ना था और ना उसके पास इस तरफ ध्यान देने के लिए समय था। उसकी इस उदासीनता से जनता उससे रुष्ट हो गई थी। लुई 16वां अपनी नवयौवना पत्नी मारी आंतोआंत के बहुत प्रभाव में था। रानी का आचरण अधिक अच्छा ना था। उसने अपने कृपा पात्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवाने और राजदर के खर्च को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। वह कई प्रकार की इकाइयों में विभाजित थी, जिनमें समानता का अभाव था। कहने को सभी इकाइयां केंद्रीय शासन के अंतर्गत थी। प्रत्येक इकाई में एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेशानुसार इकाई की शासन व्यवस्था चलाता था। परंतु हम देखते हैं केंद्रीय शासन की निर्बलता का लाभ उठाकर इन इकाइयों के अधिकारी लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति शासन करने लगे थे। केंद्रीय आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया जाता था। उनके स्वयं के आदेश भी नित्य प्रतिदिन बदल दिए जाते थे। जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था से काफ़ी परेशान थी। मज़े की बात यह है कि एक इकाई के नियम दूसरी इकाई के नियमों से काफ़ी भिन्न होते थे। संपूर्ण फ्रांस में एक सामान्य नियम का सर्वथा अभाव था। फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें भाषण, लेखन, विचार अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। शासन चाहे जिस व्यक्ति को बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद भी कर सकता था। लोगों को कहीं से भी न्याय मिलने की कोई आशा नहीं थी। कानून और नियम केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सहायता के लिए होते थे। इतिहासकार हुए हैं प्रोफेसर कैटलबी। तो कैटलबी ने फ्रांस की तत्कालीन स्थिति के संदर्भ में बड़ा अच्छा लिखा है। विशेषाधिकार, रियायत, विमुक्ति, कानून नहीं फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिससे उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन हो। ऐसी स्थिति में क्रांति का घटित होना फ्रांस में कोई अनहोनी की बात नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।